हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, कल आपका नीट 2024 का पेपर हो चुका है। होपफुली आपके क्वेश्चंस केमिस्ट्री से बहुत अच्छे गए होंगे। आपने जो भी पढ़ा था पूरे साल, जो भी आपने मेहनत की थी, उसको आपने अप्लाई किया होगा। आपने क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। और अगर मैं पेपर एनालिसिस की थोड़ी सी बात करूं, तो पेपर बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल पर आया था। कोई भी हम ऐसे नहीं बोल सकते टफर साइड पे था पेपर, इजी टू मॉडरेट था। और अगर हम पेपर में ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक की बात करें, तो फिजिकल से आपके 18 क्वेश्चंस थे और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से आपके 16 क्वेश्चंस थे। तो हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि इनऑर्गेनिक का पार्ट छोटा रहा है, क्योंकि सिलेबस कम था। आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनका डिविजन लगभग सिमिलर ही था। और अगर मैं बात करूं कि जो हमारा सिलेबस डिड्यूस हुआ था या जो सिलेबस कम हुआ था इस सेशन के लिए, उससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, ना ही कोई डिड्यूस पार्ट से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो आपका सिलेबस आया था नीट 2024 के लिए, उनको उसको ही उन्होंने फोकस करके आपसे सवाल पूछे हैं और डिस्कस करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखी गई, जो रेगुलर पैटर्न में एनटीए जिस तरीके का पेपर आपसे पूछता है, जिस तरीके के सवाल आपसे पूछता है, उस तरीके के सवाल ही पूछे हैं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सवाल नहीं पूछे हैं कि कुछ अलग सवाल पूछे हैं। एक रूटीन पैटर्न का ही पेपर था। और इंटरेस्टिंगली जो सवाल हमने क्लास में किए थे, वो सारे के सारे सवाल एज इट इज उठकर आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कस करना। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। ये क्वेश्चन आपके डी एंड एफ ब्लॉक से था। तो क्वेश्चन है हमारे पास, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की हम अगर बात करें, तो किन आयंस में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहेगा। तो हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करना था। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस टू। यही होता है हमारे पास फॉर्मूला, अंडर रूट एन एन प्लस टू। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम टाइटेनियम 3+ में, तो टाइटेनियम 3+ में आप देखें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए था 3d2 एंड 4s2, बट होगा क्या 3d1। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए 1। तो जिस भी कैटायन में आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम मिल जाएंगे, उनका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या आएगा, सेम आएगा। क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू सेम है, तो म्यू का वैल्यू भी क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए, टाइटेनियम 3+ की बात हो गई। Cr2+ की बात कर लेते हैं। Cr2+ की अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए था यहाँ पर 3d5 4s1, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा 3d4 एंड 4s0। तो अगर हम n की बात करें तो n इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Mn2+ की, तो Mn की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 25। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए 3d5 एंड 4s2। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3d5 एंड 4s0। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 5 हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं Fe2+ की। तो Fe2+ की अगर आप बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 26। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए था यहाँ पर 3d6 एंड 4s2, और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो कितना आ जाएगा 3d6 एंड 4s0। और अगर आप बात करेंगे 3d6 में, तो इसका अगर आप देखेंगे यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 4 हमें कहाँ मिला, Fe2+ में मिला है, और कहाँ मिला है Cr2+ में। तो देखिए Fe2+ हमारा डी ऑप्शन है, Cr2+ हमारा बी ऑप्शन है। बी एंड डी में क्या है, n क्या है, सेम है। और अगर n सेम है तो म्यू भी क्या हो जाएगा, इनका सेम हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, बी एंड डी बनना चाहिए। उस हिसाब से ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अगर आपको स्कैंडियम 3+ की बात करनी है, तो स्कैंडियम 3+ की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 21। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए 3d1 एंड 4s2। अगर यहाँ पर तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d0 स्टेट में आएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है आपके Fe2+ में एंड Cr2+ में, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ये क्वेश्चन था कि द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग। तो क्लास में डिस्कस सवाल है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स देखते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उतनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है। उसके अलावा दूसरा पर्सपेक्टिव आप ये भी लेकर चल सकते थे कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ये जो है ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है।
ये वाला देखेंगे ये भी क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और अगर आप ये वाला कार्बोकेटाइन देखेंगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और इसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगी। साथ ही साथ अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करो तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन बताइए कितने हैं, एक अल्फा कार्बन ये है, इसके रिस्पेक्ट में दूसरा अल्फा कार्बन ये है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात करो तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 5 हो गए। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात करो तो सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रहा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन देखो तो इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये यहाँ होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 3 2 5 2 7, तो यहाँ 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। एंड विथ 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो कार्बोकेटाइन आपका हाईली स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज योर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के हम हाइड्राइड्स की बात करें, स्पेशली हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्राइड यहाँ पर हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो वाटर में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। रेस्ट अगर आप बात करेंगे उससे कम होता है H2T का, उससे कम होता है H2SE एंड सबसे कम होगा H2S का। तो अगर हम देखें ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एब्सोल्युटली करेक्ट है। और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी कौन सी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर का एक्सेप्शनली ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। आगे क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। यहां पर तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, जबकि H2TE का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। इसका मॉलिक्यूलर मास इसके रिस्पेक्ट में कम है तो यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। यहां इसका मॉलिक्यूलर मास और कम है तो बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो गया। तो यहां पर क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास वाटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इसका मॉलिक्यूलर मास कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए था। लेकिन आगे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, then other elements of the group but due to presence of extensive hydrogen bonding in water it has higher boiling point। अगर molecular mass का फंडा लगाओगे कि molecular mass ज्यादा तो boiling point ज्यादा, उस हिसाब से water का boiling point कम होना चाहिए था। but due to hydrogen bonding water का molecular मास साइड जाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज कर जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके केमिकल बॉन्डिंग से आपको ज्योमेट्री पेयर करनी है रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स के साथ। तो फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास NH3। तो अगर आप NH3 की बात करोगे तो NH3 में देखेंगे, जैसे NH3 में अगर आप बात करोगे तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। तो अगर आप इसकी ज्योमेट्री की बात करोगे तो ट्राइगोनल पिरामिडल आपको इसकी ज्योमेट्री मिलती है। तो ट्राइगोनल पिरामिडल के हिसाब से अगर हम देखें तो ए जो ऑप्शन है वो बिलोंग करेगा आपके फर्स्ट ऑप्शन के साथ। ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट बात करें BrF5 की, तो BrF5 की अगर आप बात करेंगे तो इस तरीके से 1 लोन पेयर है इसके पास और इस तरीके से 5 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो स्क्वायर पिरामिडल आपको यहां पर इस तरीके से इसका ज्योमेट्री देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि शेप कैसा है इसका, स्क्वायर पिरामिडल। तो यहां पर बी बिलोंग्स टू योर सेकेंड ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, बी बिलोंग्स टू योर सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट आपको दे रखा है HCF4। तो HCF4 में अगर आप बात करोगे, जेनॉन के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं और इस तरीके से 4 बॉन्ड पेयर ये बनाता है। और अगर 4 बॉन्ड पेयर बना रहा है तो इसके हिसाब से ये क्या है, आपका जो शेप निकल कर आएगा वो कैसा आएगा, स्क्वायर प्लेनर शेप आएगा। अच्छा, सेकंड स्क्वायर प्लेनर है तो सी बिलोंग्स टू सेकंड ऑप्शन। स्क्वायर पिरामिडल कहां था, फोर्थ ऑप्शन में था, तो ये फोर्थ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, SF6 दे रखा है। तो SF6 की बात करेंगे तो यहाँ पर सल्फर 5 बॉन्ड पेयर बनाता है फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ। और ये ज्योमेट्री कैसी आती है, ऑक्टाहेड्रल, शेप भी कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। और हम बोल सकते हैं डी बिलोंग्स टू योर थर्ड ऑप्शन। तो आंसर क्या बनना चाहिए, 1423। 1423 के हिसाब से देखेंगे 1423, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोल कंसेप्ट से क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन, हीलियम एटम्स किस में ज्यादा है, तो बोल रहा है 4 मोल ऑफ हीलियम में। देखिए हम क्या बोलते हैं,
एक मोल में इसको मैं साइड करती हूँ, हमें मैक्सिमम एटम्स बताने हैं। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं, तो 4 मोल हीलियम में 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स हो जाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें पता चल गया 4 Na एटम्स हैं। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, 4 U ऑफ हीलियम, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, 4 इंटू 1/Na, ठीक है। जो 1.66 का वैल्यू उसको हम 1/Na भी रख सकते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। हम इससे मोल निकालेंगे, तो N इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 4 इंटू 1/Na और डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो यहाँ पर हीलियम का मोलर मास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये इतने 1/Na मोल्स आ गए, ठीक है। तो जब यहां से हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या हो जाएगा 1/Na मोल इंटू Na, तो Na से Na कैंसिल, तो कितने एटम आ गए 1 एटम आ गए। तो यहाँ पर कितने हीलियम एटम होंगे 1 एटम। 4 ग्राम ऑफ हीलियम की अगर अब तुम बात करोगे तो N इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 4, मोलर मास कितना है 4, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 मोल। 1 मोल में कितने हीलियम एटम होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा Na एटम्स, Na एटम्स, एक मोल में Na एटम्स होंगे। यहाँ पर 2.27 लीटर ऑफ हीलियम एट एसटीपी दे रखा है, तो एसटीपी की अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.7, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है 2.271098 डिवाइडेड बाय 22.7, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे। चलिए, अगर हम यहाँ पर डेसिमल्स हटा देते हैं इस तरीके से, तो इसको 2.27 रख लेते हैं, तो इंटू 100 ऊपर इंटू 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 मोल। और अगर 0.1 मोल आ गई तो यहाँ पर इंटू Na करोगे तो 0.1 Na एटम्स आ गए। तो हमें देखकर ही पता चल रहा है 4 Na एटम्स, मतलब 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे आपके 4 मोल हीलियम में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑर्गेनिक से क्वेश्चन था, ठीक है। एल्कीन दे रखा है और एल्कीन से आपका क्या बन रहा है एल्डिहाइड बन रहा है। चलिए, आपको रिस्पेक्टिव रिएजेंट्स गिवन है, तो इन रिएजेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें कि आपको दिया हुआ है H+H2O से अगर हम इस एल्कीन को ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर इस पूरे पार्ट को मैं A मान लेती हूँ, मैं A लिख देती हूँ। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। अगर मैं इसका एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन कराती हूँ, तो एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन कराएंगे तो वाटर का एडिशन करा रहे हैं मार्कोनिगॉफ रूल के हिसाब से। मार्कोनिगॉफ रूल कहता है कि OH एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो ये क्या हो जाएगा C, यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये हो गया आपका अल्कोहल। फर्दर देखना, यहाँ पर CrO3 लिया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल है, तो CrO3 क्या करेगा इस 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। तो क्या हमें यहाँ पर कीटोन चाहिए प्रोडक्ट में, नहीं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले क्या करा रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो अगर हम एल्कीन का क्या कराते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिगॉफ रूल लगाना है। और एंटी मार्कोनिगॉफ रूल कहता है कि HOH का एडिशन एल्कीन पर किस तरीके से करोगे कि जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर तो OH जोड़ना है और जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां पर H जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा CH2, यहाँ पर CH2OH। फर्दर इसमें क्या डाल रहे हैं हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और अगर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डालेंगे तो ये क्या है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर प्राइमरी अल्कोहल का हम ट्रीट करते हैं विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और एल्डिहाइड ही हमें एज एन प्रोडक्ट चाहिए था। तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखो यहां पर भी सेम एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ना बोलकर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन फर्दर फिर अल्कलाइन KMNO4 डाल दिया है। तो यहां पर जब अल्कलाइन KMNO4 डाल दिया है तो क्या हमें एल्डिहाइड मिल सकता है, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करो, यहाँ एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन कराया है, तो एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा जो वहां पर बना था, और 2 डिग्री अल्कोहल का फर्दर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से तुम ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, क्या कभी भी एल्डिहाइड बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या है सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है
मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, आपको यहाँ प्रोसेस दिए हैं, यहाँ कंडीशंस दिए हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस कैरिड आउट होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू योर सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात हो रही है, तो यहाँ पर बी बिलोंग्स टू योर थर्ड ऑप्शन, ठीक है। वहीं आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है कि ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर आगे जाएगी या कैरीड आउट होगी, तो यहां पर कांस्टेंट प्रेशर हमें कहां दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन में, कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहां पर सी बिलोंग्स टू योर फोर्थ ऑप्शन। वहीं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो यहां कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, तो यहां पर डी बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑप्शन। सो 2 3 4 1 शुड बी द आंसर। तो 2 3 4 1 कहां मिल रहा है हमें, फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से है। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विद ल्यूकास रिएजेंट, मतलब अगर अल्कोहल में हम ZnCl2 प्लस HCl डालेंगे तो यहां पर आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल है जो इंस्टेंटेनियसली मतलब सडन रिएक्शन शो करेगा, मतलब इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। तो ये चीज हम पढ़ते हैं कि जब 3 डिग्री अल्कोहल में हम ल्यूकास रिएजेंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आती है। 2 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आती है, और 1 डिग्री अल्कोहल में या तो टर्बिडिटी आती नहीं है तो बहुत लंबे समय के बाद आती है। तो हमें यहाँ डिग्री ऑफ अल्कोहल चेक करना है। 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा वही आपका इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, किसके साथ, लुकास रिएजेंट के साथ। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये आंसर नहीं बनाएगा। ये जो है ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए ये आपका क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये भी हमारा 1 डिग्री अल्कोहल था। यहाँ पर देखिए जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो फर्दर 3 और कार्बन से अटैच्ड है, ये 3 डिग्री अल्कोहल का केस है। और 3 डिग्री अल्कोहल में आप जैसे ही HCl प्लस ZnCl2 डालते हैं तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आती है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो रहेगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। Kp Kc किसमें इक्वल नहीं होंगे, तो सबसे पहले तो Kp Kc का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। Kp Kc के बीच में रिलेशन क्या होता है, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT टू दी पावर डेल्टा Ng। देखिए अब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, Kp Kc कब इक्वल होंगे, जब मैं एक कंडीशन ले लूं कि डेल्टा Ng अगर 0 आएगा तो Kp इज इक्वल्स टू Kc, क्योंकि RT के पावर में 0 जाएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, Kp Kc के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। हमें वो पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम की कंडीशन रिएक्शन में बतानी है जहां पर Kp Kc बराबर नहीं। हमें कंडीशन क्या देखनी है, Kp इज नॉट इक्वल्स टू Kc। कहने का मतलब ये है कि डेल्टा Ng का वैल्यू जहां 0 नहीं होगा वही हमारा आंसर बनेगा। Kp Kc के बराबर कब नहीं होगा, जब डेल्टा Ng इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पर देखिए यहां पर दो गैशियस मोल्स हैं, यहां पर एक गैशियस मोल है। डेल्टा Ng हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा Ng इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट कितना है, 1 है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 - 1 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1। तो डेल्टा Ng इज नॉट इक्वल्स टू 0 कहां पर आया है, फर्स्ट ऑप्शन में आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर बन जाएगा। लेकिन और ऑप्शंस भी हम चेक करते हैं। इसके लिए डेल्टा Ng देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं। यहां भी हमारे पास 2 गैशियस रिएक्टेंट है, तो 2 - 2 ये वैल्यू आ गई 0। तो Kp Kc तो बराबर हो जाएगा, डेल्टा Ng जैसे ही 0 आएगा Kp Kc बराबर हो जाएगा, ये आंसर हमारा नहीं बनेगा। यहां देखो यहां पर 2 गैशियस प्रोडक्ट के मोल हैं और यहां पर 2 गैशियस रिएक्टेंट के मोल है, 2 - 2 वैल्यू कितनी हो गई, 0। डेल्टा Ng 0 आ गया, Kp Kc बराबर हो जाएगा। सवाल में बोला है Kp Kc बराबर नहीं होना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। वहीं यहां पर देखिए यहां पर 2 गैशियस मोल प्रोडक्ट के हैं, यहां 2 गैशियस मोल रिएक्टेंट के हैं, तो प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल, तो 2 - 2 वैल्यू डेल्टा Ng का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और डेल्टा Ng का वैल्यू 0 आ गया तो Kp Kc बराबर हो जाएंगे। हमसे पूछा है Kp इज नॉट इक्वल्स टू Kc, वो हमें फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया है, तो फोर्थ भी इनकरेक्ट है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
एटॉमिक से है ये क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। देखो बच्चों इस साल इंटरेस्टिंगली देखा गया है स्टेटमेंट टाइप एंड मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे गए हैं, जिससे कि क्या है बच्चे की एक्यूरेसी चेक हुई है। क्वेश्चन सिंपल आए हैं बट इसको थोड़ा सवाल को कॉम्प्लेक्स करने के लिए उन्होंने मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट टाइप में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है एटॉमिक से। एमएल आपको गिवन है, तो एमएल क्या बता रहा है आपको, ये आपको ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है, तो यहां पर ए बिलोंग्स टू थर्ड ऑप्शन। वहीं जो एमएस है यहां पर ये ओरिएंटेशन बताता है किसका, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात कर रहा है ये, तो यहां पर बी बिलोंग्स टू फोर्थ ऑप्शन। वहीं एल की बात कर रहे हैं, तो जो एल है अजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिस्कस करता है, तो एल बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑप्शन। वहीं अगर हम बात करेंगे एन की, तो एन इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट provides the information about size of orbital, so n belongs to a second option. So answer should be 3412, 3412, तो 3412 के हिसाब से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके अमाइंस चैप्टर से था, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलिए फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे, अगर हम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं, तो ये रहा मेरे पास एनिलीन, इसका रिएक्शन NH2, ठीक है, ये रहा मेरे पास एनिलीन, और अगर इसमें मैंने सपोज डाला है CH3Cl डाल दिया, और हम यहाँ पर लुइस एसिड लेते हैं, लुइस एसिड क्या लेंगे, AlCl3 लेंगे। अब एक चीज मुझे बताइए, एनिलीन इज अ लुइस बेस, वहीं AlCl3 एक लुइस एसिड है, और एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ना होकर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन होती है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एनिलीन डज नॉट गिव फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, गैब्रियल थालमाइड सिंथेसिस की अगर आप बात करेंगे, नेम्ड रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है, इसमें आप प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस बनाते हैं। आप एनिलीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, इट इज एन एरोमेटिक अमाइन, तो यहां पर ये क्या है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, क्या बोल रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। आपसे पूछा गया है सवाल में इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी बात करनी है। तो देखिए यहां पर ये क्या है, एक दूसरे से NO2 और OH एडजेसेंट कार्बन्स पर लगे हुए हैं, इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन से जुड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में कहां जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पर। वहीं अगर आप देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में कहां जुड़ा हुआ है, पैरा पर, तो यहां पर तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या, एक जो ग्रुप है वो इप्सो पे होना चाहिए, दूसरा ऑर्थो पर होना चाहिए, तो यहाँ एक इप्सो पर है, एक ऑर्थो पर है, यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखो एक इप्सो पर है तो दूसरा कहाँ है, मेटा पर है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और यहाँ पर तो हम इंट्रामोलिकुलर की बात नहीं करेंगे, HF के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और हमसे क्या पूछिए, इंट्रामोलिकुलर, तो विद इन द मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी अपीयर्ड इन ओनली फर्स्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन है ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। आपसे क्या बोल रहा है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है वो अपने सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस फॉर्म में जा रहा है, वो अपने लिक्विड फॉर्म में नहीं जा रहा है। जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अपने गैसियस फॉर्म में जा रहा है तो वहां पर हम उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो हम उसको मेल्टिंग बोलते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली कहां जा रहा है, गैसियस फॉर्म में, तो वो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। तो यहां पर सीधा ही आंसर हमें मिल रहा है, दैट इज योर सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, रैंडमनेस कहाँ बढ़ रही है, किस प्रोसेस में बढ़ रही है, आपसे ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, लिक्विड वेपर फॉर्म में जा रहा है, देन ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, डेल्टा इसका वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ए ऑप्शन तो आपका करेक्ट है, जिसमें कि क्या हो रहा है, आपका एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन, अगर हम टेम्परेचर को लोअर करते हैं तो रैंडमनेस भी क्या होगी, कम होगी, और रैंडमनेस कम हो रही है तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है, ऐसी कौन सी प्रोसेस जिसमें क्या है, एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब रैंडमनेस, मॉलिक्यूल्स की इधर उधर भागने की कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सॉलिड से अपने गैशियस फॉर्म में जा रहा है, इस रिएक्शन में देखेंगे ये अपने सॉलिड से गैशियस फॉर्म में जा रहा है, और कोई सॉलिड से गैस फॉर्म में जाएगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, तो सी ऑप्शन में भी एंट्रोपी बढ़ रही है। वहीं आप देखो यहां पर एक गैशियस मोल था, यहां पर जाके हमें 2 गैशियस मोल मिल रहे हैं, मतलब 1 से 2, तो यहां पर एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहां भी एंट्रोपी बढ़ रही है। सो ए, सी एंड डी ऑप्शन तीनों में ही एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, उस हिसाब से थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, among group 16 elements which one does not show -2 oxidation state, हम क्या बोलते हैं, डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ग्रुप 16 में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती है। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, पोलोनियम है, मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी शो करेगा, तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ H2O2 टू O2 जा रहा है। अब देखना कन्वर्जन दिया है, 1 मोल H2O है वो O2 में जा रहा है, और यहाँ पे आपसे पूछा है कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर्ड है आपसे पूछा है। तो अगर आप यहां से देखें कि ऑक्सीजन है यहाँ अपने -2 स्टेट में है, -2 से 0 में जा रहा है, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, तो यहाँ पर 2 फराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। सो ए बिलोंग्स टू सेकंड ऑप्शन। या मैंगनीज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, ये अपने +7 से +2 स्टेट में जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 5 फराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहां पर इस ऑप्शन में और देख लो, FeO2 Fe2O3 जा रहे हैं, Fe यहां पर +2 स्टेट में है, Fe2O3 की बात करिए +3 स्टेट में है, +2 से +3 जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 1 फराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा, तो डी बिलोंग्स टू थर्ड ऑप्शन। तो ऑटोमेटिकली हमें पता है सी ऑप्शन किसको बिलोंग करेगा, फर्स्ट ऑप्शन को। कैसे किया देखना, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, मतलब अगर आप बात करें Ca2+ जो है किस में जा रहा है, Ca में जा रहा है, CaCl2 से Ca में जा रहा है, तो यहां पर हम बोलेंगे ये 1 मोल के रिस्पेक्ट में, 1 मोल के रिस्पेक्ट में 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है। तो 1.5 मोल के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो 3 फराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए चलिए ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शंस क्या है, 2 4 1 3 का सीक्वेंस बनना चाहिए, 2 4 1 3 हमें कहां मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिंग स्केल पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज पर पॉलिंग स्केल। हम क्या बोलते हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम ऑक्सीजन की होती है, उससे कम नाइट्रोजन की होती है। कार्बन, सिलिकॉन क्या है, ग्रुप के मेंबर्स हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो कार्बन की क्या होगी, ज्यादा होगी, और सिलिकॉन की क्या होगी, कम होगी। तो सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बनेगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, A compound with a molecular formula of C6H14, C6H14 है, मतलब CnH2n+2 की बात हो रही है, कहीं ना कहीं एल्केन की बात हो रही है। चलिए, हैज 2 टर्शरी कार्बन्स, आपको उस रिस्पेक्टिव कंपाउंड को बताना है जिसमें आपके पास 2 टर्शरी कार्बन्स हो। तो देखिए ये सारे C6H14 के एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे आइसोमर्स हैं, तो हम देख लेते हैं टर्शरी कार्बन कहाँ मिलेगा। अब एक चीज बताओ, एन हेक्सेन है, 6 कार्बन लाइन से जुड़े हुए हैं, कोई टर्शरी कार्बन होगा ही नहीं। 2 मिथाइल पेंटेन की बात कर लो, ये रहे आपके पास 5 कार्बन,
ये रहे आपके पास 2 मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पर तो एक ही टर्शरी कार्बन है जो 3 कार्बन से जुड़ा है, 2 होने चाहिए, तो फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है। इस वाले ऑप्शन में चलते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में। ये रहे आपके पास 4 कार्बन, 2 कार्बन पर एक कार्बन लगा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप 3rd कार्बन पर लगा है। तो एक टर्शरी कार्बन ये है, दूसरा टर्शरी कार्बन ये है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 4 कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन सेकंड पोजीशन पर। तो ये क्या है, ये तो क्या हो गया, यहाँ पर क्वाटरनरी कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर 2 टर्शरी कार्बन तो है ही नहीं, तो 4th ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है। सो 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फेलिंग सोल्यूशन ए इज, देखो जो फेलिंग सोल्यूशन होता है बच्चों, जो फेलिंग सोल्यूशन हम सोल्यूशन ए प्लस सोल्यूशन बी से बनाते हैं। सोल्यूशन ए में हम क्या लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का होता है। सोल्यूशन बी जो होता है हमारा वो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, जो कि हमारा रोशेल सॉल्ट होता है। हमसे सिर्फ सोल्यूशन ए पूछा है, तो अगर हम सोल्यूशन ए की बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन ए क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है, वो भी कौन सा, एक्वस। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये जो रोशेल सॉल्ट दे रखा है ये सोल्यूशन भी है, तो इसको नहीं कर देना एकदम देखकर। एक्वस कॉपर सल्फेट हमारा क्या है, फेलिंग सोल्यूशन का सोल्यूशन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो देखिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ln K2/K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अच्छा ये लॉग बेस में 10 कर लेना, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो हमें रेट कांस्टेंट का रेशियो और टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो देखो हम यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो रेट कांस्टेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर नहीं, हमें 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स चाहिए ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, तो कोलिजन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपको बोल रहा है ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर कोलिजन थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, ये हमें रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। विच प्लॉट ऑफ ln K वर्सेस 1/T इज कंसिस्टेंट विद अरेनियस इक्वेशन। चलिए तो हमारे पास क्या होती है इक्वेशन, K इज इक्वल्स टू, इक्वेशन ये होती है हमारे पास, इक्वेशन होती है हमारे पास K इज इक्वल्स टू A टू द पावर माइनस EA/RT, यही होगी, ठीक है। यहां पर अगर हम लॉग, नेचुरल लॉग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस EA/R इंटू 1/T प्लस ln A, यही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का हमें ग्राफ मिलेगा और स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो 1/T हमें x एक्सिस पर लेना है, ln K हमें y एक्सिस पर लेना है, और जो हमारा इंटरसेप्ट है वो क्या है आपका ln A होगा। तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट हमें छोड़ना है। तो देखिए नेगेटिव स्लोप की बात करें, ये रहा आपका ln A इस पॉइंट पर, ठीक है, ये ln K है, ये 1/T है, नेगेटिव स्लोप है, तो 4th ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या दी हुई है, ये एल्कीन है और यहाँ पर इसको कीटोन में कन्वर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं क्या किया होगा, इस एल्कीन का हमने ओजोनोलिसिस किया होगा। तो देखिए अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करती हूं तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ये जो रिंग है आपकी, ये जो आपकी रिंग है, यहां से ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और ये दोनों बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और ऐसे 2 मोल्स हमें मिलेंगे। और ये कब मिलता है हमें, ओजोनोलिसिस में मिलता है। तो ओजोनोलिसिस के लिए हमें यहाँ पर O3 और ZnH2 दे रखा है, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात हो रही है। तो A बिलोंग्स टू योर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग है और इस पर क्या है, ये यहाँ पर एक और असाइल ग्रुप आकर जुड़ा है। कौन सा ग्रुप आकर जुड़ा है, असाइल ग्रुप आकर जुड़ा है। तो ये कहां पर देखने को मिलता है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में, और वो हमें दिख रहा है कि यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, C6H5COCl दिया हुआ है और एनहाइड्रस AlCl3 दिया हुआ है। यहां से AlCl3 क्या करेगा, इस Cl को, लुईस एसिड Cl माइनस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहां पर क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल, जो बेंजीन रिंग पर इस कार्बन पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ B बिलोंग्स टू योर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा A बिलोंग्स टू योर 4th ऑप्शन।
फोर्थ था ना, O3ZnH2O, तो फोर्थ ऑप्शन बी बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑप्शन। यहां पर देखो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया होगा तभी कीटोन बना होगा। 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू कीटोन ना। तो देखो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लो, हमारे पास CrO3 दे रखा है, तो यहां पर सी बिलोंग्स टू सेकंड ऑप्शन। वहीं देखो यहां पर बेंजीन रिंग के साथ एल्काइल ग्रुप लगा है, इसको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें KMnO4 रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, विथ हीटिंग। तो यहां पर डी बिलोंग्स टू थर्ड ऑप्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3 के हिसाब से थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद फास्टेस्ट रेट। SN1 रिएक्शन की बात हो रही है, मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पर SN1 उतनी फास्ट होगी। तो अगर हम देखें कि थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखोगे, अगर यहां से Br निकलेगा, कार्बोकेटाइन अगर यहां बनेगा, तो बेंजीन रिंग पर जो कार्बोकेटाइन बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो यहां तो SN1 पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अगर आप यहां पर बात करोगे तो देखना, देखो दोनों ही सिचुएशन में, सारे ऑप्शंस में देखना, अगर यहां से Br निकलेगा तो जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो 1 डिग्री बनेगा। अगर यहां से Br निकलेगा तो बनने वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और अगर यहां से Br निकलेगा तो जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो 2 डिग्री तो है, साथ ही साथ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी उसे रिंग से, और रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, और यहाँ पर SN1 फास्टेस्ट होगी। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, Which reaction is not a redox reaction? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखना, अगर हम बात करें नॉट पूछा है ना, तो यहां पर देखो Z है ना, अपने 0 स्टेट से +2 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर सल्फेट में कॉपर अपने +2 स्टेट से 0 में जा रहा है, मतलब कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहां पर ये हमारा आंसर नहीं बनेगा क्योंकि हमसे तो नॉट पूछा है ना। नेक्स्ट अगर देखना, यहां पर अगर तुम बात करो कि आयोडीन है अपने 0 स्टेट में है, वहीं अगर तुम यहां इसकी बात करोगे तो ये अपने +5 स्टेट में है, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। यही Cl की बात करोगे, ये अपने +5 स्टेट में है और यहाँ पर 0 है, मतलब Cl का तो रिडक्शन हो रहा है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन, ये आंसर नहीं बनेगा। यहां पर देखना H2 में हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ +1 में, यहाँ Cl 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ -1 में, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl का रिडक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पर देखना बेरियम अपने 2+ स्टेट में है, यहाँ भी बेरियम अपने 2+ स्टेट में है। अगर आप बात करो यहाँ सोडियम की, तो यहाँ सोडियम अपने +1 स्टेट में, यहाँ भी सोडियम +1 स्टेट में, ना ही रिडक्शन है ना ही ऑक्सीडेशन है, देयरफॉर देयर इज नो रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। आपसे क्या बोल रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलो द ऑर्डर। हमें एक डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है एल्केन्स का, जहां पर जो नॉर्मल पेंटेन है उसका ज्यादा होगा, फिर आइसोपेंटेन का कम, नियोपेंटेन का सबसे कम। हम बोलते हैं कि जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रांचिंग की बात आ गई है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, वैन डेर वाल्स फोर्सेस कम हो रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर क्या है कि यहां जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। नियोपेंटेन में हाईएस्ट ब्रांचिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, यहाँ पर कंपैरेटिवली ब्रांचिंग कम हो गई है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, यहाँ ब्रांचिंग नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो स्टेटमेंट 1 तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करो, क्या बोल रहा है, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन्स अ शेप ऑफ स्फीयर। जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ती है मॉलिक्यूल एक स्फीयर का शेप ले लेता है, दिस रिजल्ट्स इन द स्मॉलर सरफेस एरिया। ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ड्यू टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक। क्या बोला है, ब्रांचिंग बढ़ रही है, स्पेरिकल फॉर्म में वो आ रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, और सरफेस एरिया कम हो रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो रहे हैं। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसके हिसाब से स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
ये भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, बोल रहा है बोथ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं यहाँ पर, एक आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। चलिए हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CONH3 होल 6, 3+ चार्ज है कॉम्प्लेक्स पर, मतलब कोबाल्ट अपने 3+ स्टेट में है। 3+ स्टेट में है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होना चाहिए कितना 3d7 4s2 पर कितना हो जाएगा 3d6 एंड 4s0। और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो यहाँ पर ये T2G में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, EG में कितने जाएंगे 0। अगर हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें COF6 3+3 माइनस चार्ज है, तो कोबाल्ट अपने 3+ स्टेट में है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 3d6 4s0। F क्या है फ्लोरीन, वीक फील्ड लीगेंड है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से फिल होंगे T2G4 और EG2 के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, EG के 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, T2G के 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब ये है कि ये तो पैरामैग्नेटिक है और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है डायामैग्नेटिक है। तो देखो इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, ये दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं भाई, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल है, ये बात में तो कोई डाउट नहीं है, बट इनके मैग्नेटिक बिहेवियर में डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। एक डायामैग्नेटिक है तो एक पैरामैग्नेटिक है, तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, CONH3 होल 6 3+ इज डायामैग्नेटिक, देखो हमने निकाल लिया है डायामैग्नेटिक है। COF6 3- इज पैरामैग्नेटिक, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये पैरामैग्नेटिक है, तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात हो रही है, तो इथेन की बात करते हैं। कार्बन कार्बन, 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और वो भी कौन सा बॉन्ड होगा, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, बाकी सारे पाई। तो यहां पर क्या होगा कि इथेन में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, सो ए बिलोंग्स टू योर थर्ड ऑप्शन। बी क्या बोल रहा है, इथीन मतलब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा एक पाई कहां मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन में। सी की बात करते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल C2 की अगर बात करो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, और 12 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल कर आता है यहां पर, तो एक सिग्मा, और यहां पर देखो 2 ऑप्शन बनेंगे यहाँ पे, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स, और एक ऑप्शन हमारे पास कौन सा बच रहा है, फर्स्ट 2 पाई बॉन्ड्स का। तो एक चीज ऑब्जर्व करना, इन दोनों ऑप्शन में लास्ट वाला और क्लिक कर लेते हैं। देखो इथाइन है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा और 2 पाई है, एक सिग्मा 2 पाई कहां दिख रहा है, एक सिग्मा 2 पाई हमें यहां दिख रहे हैं, तो डी बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑप्शन, देन श्योरली सी किसको बिलोंग कर रहा होगा, सेकंड ऑप्शन को बिलोंग कर रहा होगा। इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसकी जब आप MO2 लिखोगे तो वहां पर आपको इसके π2p y में π2p x और π2p y में आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर 3 4 2 1 के साथ कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है 3 गैसेस की रिस्पेक्टिवली, KH की वैल्यूज गिवन है, ठीक है, KH की वैल्यूज गिवन है, और आपको इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी बतानी है। तो KH जो है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर हम KH वैल्यूज का ऑर्डर देखें तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी KH में, तो A की हाईएस्ट वैल्यू है, उससे कम वैल्यू है C की, और सबसे कम वैल्यू है B की। तो जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या बनेगा, A का कम, C का उससे ज्यादा, और B का सबसे ज्यादा। तो ये ऑप्शन बनना चाहिए हाईएस्ट B, देन C, देन सबसे कम A। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, E नॉट वैल्यू फॉर द Mn3+ to Mn2+ couple is more positive than that of Cr3+ to Cr2+ और Fe3+ to Fe2+ due to change of। उन्होंने बोला है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यूज है Mn3+ से Mn2+ जाने के लिए वो ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों है, कैसा कन्फिगरेशन में चेंज आ रहा है, देखना Mn की बात करो एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d5 and 4s2, और अगर Mn अपने 3+ स्टेट में है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3d4 स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। और
इस Mn3+ को Mn2+ में जाना है, तो Mn2+ में जब ये जा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल की, मतलब रिडक्शन के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी अटेन कर रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन में। मतलब यहां पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 and 4s0, एंड विद दिस हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहां पर क्या है, इसकी वजह से इसका ई नॉट का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि ये अपने D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। तो आंसर क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिएजेंट्स विद ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद गिव द करस्पॉन्डिंग टेस्ट। देखो बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ग्लूकोज किसके साथ, किस रिस्पेक्टिव रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देता है, तो टॉलिन्स के साथ टेस्ट देता है, स्किप्स के साथ नहीं देता है, HCN के साथ देता है क्योंकि साइनोहाइड्रिन बनेगा, NH2OH के साथ ऑक्साइम बनाता है, इसके साथ भी टेस्ट देगा, NaHSO3 के साथ टेस्ट नहीं देता है, तो B और E के साथ ये टेस्ट नहीं देगा, तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट तो आप जानते ही है, n=1 फॉर हीलियम प्लस आयोन इज -x। अच्छा, वैल्यू ही गिवन है आपको। देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन n=2 स्टेट फॉर बेरिलियम +3 के लिए क्या होगा, ये पता करना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है। अच्छा, आप जानते हैं एनर्जी के लिए फॉर्मूला, एनर्जी -13.6 इंटू Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यही होता है। अच्छा, यहां पर आप ये कर सकते हैं En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z² के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल n² के। अब बस इसी फॉर्मेट में, क्योंकि आपको बोल रहा है कि n=1 के अंदर हीलियम प्लस जो है, हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब हीलियम का इसका Z=2 है, जबकि बेरिलियम का Z= कितना है, 4 है। तो बस इसी फॉर्मेट में लेकर के आ जाते हैं इसको। En जो कि हमें बेरिलियम का पता करना है, मैं मान लेता हूं कि एनर्जी फॉर बेरिलियम +2 है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हीलियम प्लस के लिए मुझे पता है, और वो कितना गिवन है, कहां गया, -x है, -x यहां पर Z बेरिलियम के लिए लिखा है, तो मैं Z किसका लिखूं, बेरिलियम का, और बेरिलियम का Z मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन कौन से के अंदर बात कर रहा है, 2 की, बेरिलियम का लिख रहा हूं मैं यहां पर, मतलब 2 का स्क्वायर इनटू। अच्छा, अब Z मैं इसका लिखूंगा हीलियम प्लस का, हीलियम प्लस का 2 का स्क्वायर अपॉन n कौन से की बात है, 1 का स्क्वायर। बस सॉल्व करना है आपको यहां पर। तो देखिए 4 का स्क्वायर ये कितना हो गया, 16 अपॉन ये भी हो गया 16, 16 से 16 कैंसिल हो गया। तो एनर्जी इन बेरिलियम +2 जो आपकी आएगी वो आएगी -x। तो यहां पर जो भी यूनिट है जूल है, तो जूल यूनिट हो जाएगी। तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, -x। फर्स्ट है, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहां पर बोल रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। दो आपको लिस्ट यहां पर गिवन है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, दोनों को मैच करना है। ऑप्शन हमारे पास में है, जरा चेक करते हैं। कॉम्प्लेक्स एक तरफ दे रखा है, दूसरी तरफ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दे रखी है। सॉल्वेट है, लिंकेज है, आयोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन है, ये आइसोमेरिज्म के टाइप है। अच्छा, फर्स्ट के अंदर देख लेते, देखो NO2 देखते ही आपके दिमाग में जरूर आ जाता है कि एम्बिडेंट लिगेंड है, इसका मतलब एम्बिडेंट लिगेंड है, तो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज। ये लो मैच कर गया यहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, बिल्कुल सिंपल सा यहां पर पता लग रहा है कि Br अंदर बाहर जा सकता है। आप कहेंगे सर ऊपर भी तो ऐसा हो रहा है, लेकिन यहां पर तो एम्बिडेंट जब लिगेंड होगा तब तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होनी है, इसके अंदर लिंकेज का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर आपके पास में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। CP बात करते हैं, दोनों अगर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और अगर H2O है कॉम्प्लेक्स के अंदर तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इससे कौन जा रहा है, 1, मतलब A के साथ में कौन गया है, ऑप्शन A के साथ में गया है सेकंड, B के साथ में कौन गया है, थर्ड, C के साथ में कौन गया है, फोर्थ, और D के साथ में कौन आ रहा है, फर्स्ट। मतलब अब हमारे पास में 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ये सही आ रहा है, तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या बोल रहा है, बिल्कुल सिंपल। देखो मतलब ये तो ऐसा पैटर्न हो गया है जो पूछा ही जाता है एग्जाम के अंदर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चाहे से एग्जाम NTA कोई भी कराता हो, नीट का कराता हो, JEE का कराता हो, जो भी है, तो यहां पर तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमें कहां जाना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर। लिथियम, मैं तो सीक्वेंस में लिख देता हूं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। क्लास में तो हम ऐसे ही सिखाते हैं इसको,
कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, ये क्या होता है 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 और 1s2 2s2 2p3। और आपको याद होगा क्लासेस में तो हम ये बताते ही हैं कि अगर जहां पर भी कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उसका आईपी है उसके नेक्स्ट वाले से ज्यादा, इसका नेक्स्ट वाले से, बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा। अच्छा, यहां पर इसके अंदर ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। नाइट्रोजन में ऐसा है 2p3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। तो हमारे लिए क्या बन गया, सबसे पहले लिथियम, उससे ज्यादा कौन, बोरोन, फिर बेरिलियम उससे भी ज्यादा हो जाएगा, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन। ऑप्शन चेक कर सकते हैं हम कि लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, कौन से ऑप्शन में जा रहा है, चेक करो, लिथियम, बोरोन। अच्छा, बोरोन का एक ही ऑप्शन दे रखा है, सबसे अच्छी बात ये और है, जिसको थोड़ा सा आइडिया है उसको तो केवल ऑप्शन ही चेक करना है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोल कॉन्सेप्ट से है, और मोल कॉन्सेप्ट का ये भी बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा कैलकुलेशन का पार्ट है नहीं। 1 ग्राम of sodium hydroxide was treated with 25 ml 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन। मतलब रिएक्शन हो रही है, किस किस के बीच में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और दूसरा HCl के बीच में। सिंपल रिएक्शन है, चाहे तो प्रोडक्ट भी हम बना लेते हैं, NaCl + H2O एसिड बेस की रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती है। आपको बोल रहा है कि इसका कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 ग्राम है और HCl है वो 25 ml 0.75 मोलर, इतना है। आपको बोल रहा है द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड। अच्छा, अनरिएक्टेड कब बच जाएगा, जब एक्सेस अमाउंट होगा तभी तो अनरिएक्टेड बचेगा, और जो लिमिटिंग, अच्छा ये तो पता चल रहा है कि लिमिटिंग पक्का अब HCl है, ये तो पता ही चल गया, फिर भी हम यहां पर पता करेंगे। ये देखें, एक और बात, यहां पर आंसर जो है वो मिलीग्राम में बात कर रहा है, तो मैं ये ml है तो इनको मिली मतलब मिली मोल के अंदर ही रहने देता हूं, इसका मोल में कन्वर्ट करते हैं। इसके मोल कितने हो गए NaOH के, इसका मोल हो गया 1/40, अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास 40 है। और आप इसको अगर मिलीग्राम में यही कन्वर्ट कर लें तो मिलीग्राम, मिलीमोल, आसानी से ये भी मिलीमोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मिलीमोल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10³ कर देता हूं, ये हो गया मिलीमोल। ये आंसर्स को इजी बनाने के लिए कर रहा हूं मैं, आप चाहें तो मोल में रहने दे, ये मिलीमोल में आएगा, या फिर ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो आपको वापस mg में आंसर लाना है, तो वापस से फिर इसको मिली में कन्वर्ट करना है। तो अच्छा तरीका यही है कि आपने इसको मिलीमोल, इसके मिलीमोल मतलब HCl का मिलीमोल कितना हो गया 25 इंटू 0.75, इजी सॉल्व कर लेते हैं। 25 इंटू 0.75 3/4 मतलब 75/4, और ये कितना है इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 1000/40 हो गया, मतलब 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, और 100/4 मतलब 25, ये हो गया 25 मिलीमोल, और ये हो गया 75/4 मिलीमोल। लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल रहा है ना, ये तो 25 है और ये तो 25 से भी कम जा रहा है, 75/4 25 से भी कम का वैल्यू बन रहा है। पता चल गया है कि कौन LR है, ये LR है, और ये LR है तो ये एक्सेस में है, तो ये बचा हुआ रहेगा, ये तो खत्म हो जाएगा पूरा रिएक्शन के बाद में। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होनी है इसी के साथ कंप्लीट होनी है, ये खत्म, रिएक्शन खत्म। अब क्या ये बचेगा, तो लेफ्ट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ NaOH कितना बच गया, 25 मिलीमोल था, उसमें से दोनों का कोफिशिएंट देखो 1 और 1, जितना उस HCl रिएक्शन में आ रहा है उतना ही NaOH जा रहा है, तो 25 माइनस सेम ही आएगा 75/4, कितना हो गया, एलसीएम ले लेंगे आप, 100 माइनस 75 25/4 मिलीमोल, इतना बच गया। लेकिन आपको आंसर जो पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है, मिलीग्राम में, तो बस आप इसको ग्राम में, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। मास ऑफ NaOH, क्या करूं, मोल है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो मास आ जाएगा, बस 25/4 इंटू मोलर मास तो पता ही है 40, तो कितना हो गया 250 मिलीग्राम, आंसर आ गया। चेक करो कहां मिल रहा है,
आंसर मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर 2 में, तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको फॉर द रिएक्शन 2A से B, ये रिएक्शन है 2A से B प्लस C कन्वर्जन, Kc का वैल्यू आपको गिवन है, यहां पर जो भी है Kc का वैल्यू, ये Kc का वैल्यू है। आगे बात कर रहा है एट अ गिवन टाइम द कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज A इक्वल टू B इक्वल टू C 2 इंटू 10⁻³ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपसे बोल रहा है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, रिएक्शन टेंडेंस टू गो इन फॉरवर्ड बैकवर्ड, जो भी है। अच्छा, Kc का वैल्यू आपको गिवन है, और ये आप एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जब एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो वहां पर अच्छी तरह से आपको पता होता है कि QC रिएक्शन क्वोशंट है वो, और Kc इन दोनों से आप रिएक्शन के होने का डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि किस रिएक्शन डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। तो मैं क्या करूं, Q पता कर लूं। अच्छा, रिएक्शन तो है 2A और से B प्लस C, ये है। आपको A, B और C की कॉन्सेंट्रेशन सेम दे रखी है। QC मुझे पता करनी है। QC पता करने के लिए क्या, जैसे K पता करते हैं इक्विलिब्रियम पे, वैसे ही एट एनी इंस्टेंट टाइम हमें पता करना होता है, तो वो QC रिएक्शन क्वोशंट, वही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब B का कॉन्सेंट्रेशन इंटू C का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A का कॉन्सेंट्रेशन पावर 2। पावर 2 क्यों किया, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट है 2। तो अब B कितना है आपका, B 2 इंटू 10⁻³ इंटू C कितना है 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ये सब तो कैंसिल हो गया, मतलब 1 बच गया। QC का वैल्यू 1 आ रहा है, और QC ग्रेटर देन KC। KC का वैल्यू कितना है, ये देखो KC, ये रहा KC, और 4 इंटू 10⁻³ 0.004, और ये QC कितना है 1, और QC ग्रेटर देन KC का मतलब क्या, प्रोडक्ट ज्यादा। और रिएक्शन को आपको पता है ना, एक स्टेटमेंट जरूर हम पढ़ते हैं, क्या, द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्पॉन्टेनियस। अपने आप इक्विलिब्रियम पर जाने की कोशिश करेगा तो वापस से कहां जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा, पीछे जाएगा, और पीछे जाएगा तो रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा, वापस से इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए बैकवर्ड में जाना पड़ेगा। चेक करते हैं रिएक्शन कौन सा ऑप्शन है, रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये थर्ड ऑप्शन है, वो यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन बिलो आर द सर्टेन कैटायंस यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर ऑफ 0 to 6। 0 to 6 ग्रुप नंबर पे आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। अच्छा, एल्यूमिनियम +3 है, ये कौन से ग्रुप में आता है, ये ग्रुप नंबर 3 में आता है। पता है, ये तो हम याद करके ही रखते हैं, और याद ही करना होता है। आप जब प्रैक्टिकल करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तब भी आपको ये याद करने पड़ते हैं। अच्छा, कॉपर +2 कौन से ग्रुप के अंदर आता है, सेकंड ग्रुप के अंदर आता है। और बेरियम +2 ये कौन से ग्रुप के अंदर आता है, ये भी आप पढ़ते हैं, नंबर 5 ग्रुप के अंदर आता है। कोबाल्ट +2 है, ये कौन से ग्रुप के अंदर आता है, 4th ग्रुप के अंदर आता है। और मैग्नीशियम +2 ये 6th ग्रुप के अंदर आता है। अरेंज करना है बस इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। सेकंड मतलब पहले बी होगा, सेकंड के बाद थर्ड, फिर ए होगा, फिर फोर्थ डी होगा, फिर फिफ्थ सी होगा, और फिर ई होगा। मतलब बी ए डी सी ई, ये कैटायोनिक जो ग्रुप है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, वो आपका ग्रुप के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, बी ए डी सी ई। चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहां पर सही बन रहा है। तो ये ग्रुप तो याद रहने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, द प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको रिएक्शन गिवन है और आपको प्रोडक्ट बताना है। अच्छा, ये आप ROH का रिएक्शन पढ़ते हैं ना, ROH का रिएक्शन आप जब PCl3 से कराते हैं, बहुत पढ़ते हैं इसको आप, हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ते हैं, अल्कोहल में भी पढ़ते हैं इसी रिएक्शन को। तो आपको पता है कि यहां पर एक तो RCl बनता है और एक बनता है H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड बनता है, मतलब एक तो प्रोडक्ट बन गया आपका ये, जिसको ये क्या बोल रहा है, ए तो H3PO3 हो जाना चाहिए। सेकंड, ROH का PCl3 से, PCl5 से, ROH का PCl5 से। अच्छा, मैं क्लास में ऐसे बना देता हूं इसको याद रखने के लिए, ये ऐसे PCl5 और PCl5 से रिएक्शन कराते हैं आप, तो क्या बाहर निकलता है, POCl3, ये निकाल दिया POCl3, और क्या निकाल दिया, HCl,
ये निकल गया HCl, क्या बचा, RCl बचा, है ना। तो RCl बचा, खुद ही बोल रहा है, HCl भी खुद ही बोल रहा है, बस लास्ट वाला प्रोडक्ट POCl3 तो यहां निकलता ही निकलता है अल्कोहल की रिएक्शन में, प्लस HCl प्लस POCl3, ये आपका B हो गया। मतलब A तो है H3PO3 और B है POCl3। H3PO3 और POCl3 फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में A और B पूछ रहा है, हाँ बिल्कुल, POCl3 H3PO3 और आपका बन रहा है H3PO3 एंड POCl3, फोर्थ ऑप्शन में है वो सही है इसका आंसर। तो 87 का आंसर ये होगा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का 87, मतलब कोई जरूरी नहीं है, ये तो हमने सीक्वेंस जो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6487 एम्पियर करंट थ्रू अ वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकंड, और आपको मोलर मास ऑफ कॉपर गिवन है और 1 फेराडे गिवन है। अच्छा, फेराडेज लॉ में आप ये पढ़ते हैं कि W इक्वल टू ZIT या E अपॉन 96500 IT आप जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखते हैं, लेकिन यहां पर तो आपको 96487 वैल्यू ही गिवन है, 96487 फेराडेज कांस्टेंट है, उसके लिए आपको बोला हुआ है कि 96487 वैल्यू आपको लेनी है। तो फिर यही लो, क्यों ये लो, क्योंकि कैंसिल होना है इसको। आप 96500 लोगे तो फिर आगे आपको दिक्कत आएगी कैंसिल करने में, इसलिए यहां पर यही, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो I इंटू टी। अच्छा, वैल्यूज आपको गिवन है, आपको बोल रहा है कि W मास इन ग्राम तो पता करना है, करंट आपको पता है, इक्विवेलेंट मास क्या कन्वर्ट किया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस 2 कॉपर, यही होगा कॉपर का डिपोजिशन, कॉपर प्लस 2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहां पर जो वैलेंसी फैक्टर है या एन फैक्टर है वो कितना है आपका, 2 है। इक्विवेलेंट वेट पता करना है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास या मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर का एटॉमिक मास होगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास, जो कि 63 खुद ने बोला है इसने, अपॉन 2। बस तो यहां पर आप 63 अपॉन 2 इंटू 96487 इंटू करंट कितना बोला है, 9.6487, 9.6487 इंटू टाइम कितना, 100 सेकंड। आसान हो गया आप तो, क्योंकि आप यहां से इस डेसिमल पॉइंट को हटा दीजिए, मैं 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये वैल्यू पूरी तरह से कैंसिल हो गई, और 10⁻⁻4 10⁻2 कितना बच गया, 10⁻⁻2, और ये हो गया 31.5 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, मतलब 0.315 ग्राम, इतना आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं 0.315 ग्राम कहां आ रहा है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन में आपके आंसर आ रहा है 0.315 ग्राम, बिल्कुल आसान। W इक्वल टू E अपॉन 96500 IT, मैंने 96500 की जगह क्या लिया है, 96487, क्योंकि फेराडेज कांस्टेंट का वैल्यू इसने खुद ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है, और दोनों के बीच में आपको यहां पर ग्राफ के लिए बात कर रहा है। प्लॉट गिवन है, क्या है, फॉर अ सॉल्यूशन गिव स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये तो आपको पता ही है ना, पाई इक्वल टू व्हाट, आई इक्वल टू सी, आई इंटू CRT। मैं यहां पर आई वांट ऑफ फैक्टर को नहीं कंसिडर कर रहा, क्योंकि जरूरत भी नहीं है फिलहाल, तो यहां पर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, सी के। अच्छा, इस इक्वेशन की बात करें तो ये बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये y एक्सिस पे है और C है ये x एक्सिस पे है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, m, मतलब y इक्वल टू m इंटू एक्स, ये वाला ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, यही बनेगा ना स्ट्रेट लाइन, ये y का मतलब पाई और ये C, इस तरह से स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx वाला ग्राफ इस तरह से बनेगा। अच्छा, यहां पर ये m है, ये क्या है, स्लोप, और ये स्लोप है वो किसके इक्वल हो गया, RT के। ये तो इक्वेशन से ही पता चल रहा है, पाई इक्वल टू CRT, C है वो x एक्सिस पे लिया, पाई है उसको y पे लिया, तो y इक्वल टू mx, m किसके इक्वल हो गया, RT के। अब आपको बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट किया गया होगा, तो आपको स्लोप का वैल्यू गिवन है, स्लोप इक्वल टू RT, तो स्लोप कितना है 25.73 इक्वल टू R कितना है, R भी इसने खुद ने बोला है 0.083 लीजिए, 0.083 इंटू टी, बस, तो 25.73 इक्वल टू 0.083 इंटू टी। अच्छा, टी यहां से पता कर लो, और क्या है,
25.73 अपॉन 0.083। डेसिमल पॉइंट को हटा देता हूं, ये यहाँ पर 100 और 1000 मतलब ऊपर 10 हो गया। और इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 8 से 3 बार हो जाएगा करीब करीब, और ये कितना हो गया, एक बार हो जाएगा। 8 से 3 बार कर दिया तो आपने 8 3 24 मतलब 83 इंटू 3 किया अगर तो कितना हो गया 9 और 8 3 24 249 और 249 में से 57 मतलब 8 ही बच गया। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया 310 केल्विन। तो बताइए टेम्परेचर कितना हो गया यहाँ पर 310, चूंकि डिग्री सेल्सियस में बात कर रहा है तो -273 कर देते हैं। 10 3 7 हो गया और 11 8 3 37 डिग्री सेल्सियस। चेक करते हैं कहां आंसर आ रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। ये फर्स्ट आंसर ही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी बताना, यहां पहुंचना है। फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ये रिएक्शन का एक सीक्वेंस है। आपको CH3 CH2 CH2I मतलब प्रोपाइल आयोडाइड की रिएक्शन करानी है NaCN से। अच्छा, NaCN से रिएक्शन या KCN से रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन पढ़ रखी है आपने बढ़िया से। CH3 CH2 CH2 क्या बन जाएगा CN, साइनाइड बन जाएगा यहाँ पे। और आगे बोल रहा है कि इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं। साइनाइड का अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा अमाइड बनता है। इसका अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और पार्शियल कराएंगे तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 ये बनेगा। और आगे बोल रहा है NaOH प्लस Br2 से रिएक्शन करा रहे हैं, है ना, हॉफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। और ये कराएंगे अगर आप NaOH और Br2 से तो क्या होगा यहां पर ये कार्बन C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है वो हटेगा, और CH3 CH2 ये रिएक्शन अच्छे से आपको याद होती है कि ये कार्बन कम होगा C डबल बॉन्ड O वाला ही, तो क्या बन गया प्रोपाइल अमाइन या प्रोपेन 1 अमाइन, ये बन गया प्रोपाइल अमाइन। देखो कहां आ रहा है, बिल्कुल 3 कार्बन का अमाइन बन गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन, ओजोन के लिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी क्या। ओजोन में सिंपल ऐसे बना रहा हूं डायरेक्टली जैसे बॉन्ड होता है ये। दूसरी क्या बन जाएगी इस तरह से, 2 ही बनी फर्स्ट और सेकंड, 3 तो बनी नहीं रही, तो ये तो फिर सही नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है, ये गलत हो गया। BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, BF3 ये स्ट्रक्चर है प्लेनर, और जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का बोरोन टू फ्लोरीन बोरोन टू फ्लोरीन बोरोन टू फ्लोरीन, इसका रिजल्टेंट इसको कैंसिल करेगा तो म्यू कितना हो गया 0। ये बोल रहा है नॉन जीरो, नहीं गलत है स्टेटमेंट। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, NF3 का ज्यादा है। ये तो कई बार आप पढ़ते हैं। NF3 की अगर बात करें तो ये NF3, और NH3 की बात करें तो ये लोन पेयर है यहाँ पे NH और 3। लगता तो ऐसा है कि NF3 का ज्यादा होना चाहिए डायपोल मोमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन टू फ्लोरीन ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, और रिजल्टेंट अगर बात करें तो ये आएगा म्यू, नो डाउट नॉन जीरो होगा लेकिन कैंसिल करते हुए आ रहा है। यहां पर देखें हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन और सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, सारा रिजल्टेंट यहां पर क्या आएगा ज्यादा किसका आएगा NH3 का बजाय NF3 के, तो ये ज्यादा होना चाहिए। जबकि ये बोल रहा है कि NF3 का ग्रेटर है, तो गलत स्टेटमेंट। और फोर्थ बोल रहा है 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3-2 आयन। यहां बनाता हूं CO3-2 की 3 बनती है क्या, यही स्ट्रक्चर है CO3-2। डबल बॉन्ड को एक बार ये डबल बॉन्ड O और C ये लीजिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। फोर्थ ऑप्शन है वो यहां पर राइट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, आपको स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो बढ़िया से आ रहे हैं।
CONH3 whole 6 plus 3 is a homoleptic complex whereas CONH3 whole 4 Cl2 plus is a heteroleptic complex। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स में अगर एक ही टाइप का लिगेंड है, सिमिलर टाइप का, सिंगल टाइप का, तो वो होमोलेप्टिक है, और डिफरेंट 2 और मोर टाइप के हैं तो हेटेरोलेप्टिक है। सही कह रहा है ये, सिमिलर एक ही टाइप के हैं तो फिर होमोलेप्टिक है, और इसमें 2 टाइप के लिगेंड्स है तो ये हेटेरोलेप्टिक है। बिल्कुल सही कह रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? कॉम्प्लेक्स CONH3 whole 6 plus 3 हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड। बिल्कुल सही कहा, हमने भी यही कहा था, इसका जो एक्सप्लेनेशन हमने बोला। बट CONH3 whole 4 Cl2 हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। ये बिल्कुल सही बात है, मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। बिल्कुल सही आंसर है। इसमें तो कुछ ज्यादा आपको मुश्किल से मुश्किल इस क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड का टाइम लगा होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फॉर द गिवन रिएक्शन, आपको रिएक्शन गिवन है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अच्छा, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, आपको याद होगा कि अगर आप KMnO4 डाइल्यूटेड अगर कंडीशन के अंदर काम में लेते हैं, या K2Cr2O7, तो एल्कीन है वो यहां पर एल्कोहल के डाइओल के अंदर कन्वर्ट होती है। लेकिन यहां पर एसिडिक मीडियम के अंदर आप अगर इसको काम में लेंगे तो क्या होगा? ये पूरी तरह से जो भी यहां पर रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड है, या सॉरी रेस्पेक्टिव कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। एल्डिहाइड बनेगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग होकर के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? COOH। अच्छा, इधर भी सेम ही है, यहां से टूटेगा ये, तो 2 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे। तो देखो ऑप्शन में कहां है? ऑप्शन में COOH का एक ही ऑप्शन है। सर 2 मॉलिक्यूल नहीं दिए, कोई बात नहीं, एक जैसे ही है तो 2 देने का यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयन विच आर डायामैग्नेटिक। कौन से यहां पर लैंथेनॉइड आयन है जो कि डायामैग्नेटिक है? सबसे पहले सीरियम +4 और यट्रबियम +2। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा इनकी, और जहां पर आंसर आए वहां पर रुक भी सकते हैं आप, कि यहीं पर पता चल गया। तो सीरियम, अच्छा सीरियम 58 ये होता है, और यट्रबियम ये 71। 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर होते हैं। सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं, तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको मैजिक नंबर तो याद ही है ना, 2 10 18 36 54 और 86। यहां पर 1s2 होता है, यहां पर 2p6 होता है, यहां पर 3p6 4p6 5p6 और 6p6। ये क्योंकि 54 मैंने क्यों लिया? क्योंकि इसके जस्ट बाद में ये पीरियड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब पीरियड नंबर 6 पर पहुंच गए हैं आप। 54 के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? s में जाएंगे। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन 5p6 के बाद में यहां पर 6s में पहले आपका कौन आ रहा है? हीलियम। ये हीलियम है, ये नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनॉन है और रेडॉन है। जीनॉन के बाद तो जीनॉन लिख देता हूं पहले, ये जीनॉन, और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन 6s में गए 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में नेक्स्ट 4f में एक इलेक्ट्रॉन, और सॉरी 4f में एक इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, पहले 5d में जाएगा, यहां पर बाद में लिख देता हूं 5d1। ये कॉन्फ़िगरेशन देखो 54 55 56 57 58। अब ये कह रहा है सीरियम +4। अच्छा +4 अगर इसको आप बनाओगे, सीरियम +4 बनाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आउटर मोस्ट से निकालोगे, ये 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4f से और 5d से, मतलब 6s से 2 देन 5d देन 4f, और आपके पास में अब केवल ये बच गया जीनॉन, बाकी सब तो 0 हो गए। 6s में 0, 4f में 0, 5d में 0। डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर पता कैसे करेंगे? डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर पता करने के लिए डायामैग्नेटिज्म पता करना है, तो इसके पास में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताइए सीरियम के अंदर बचा क्या? एक भी नहीं है, जीनन भी पूरी तरह से फिल हो रखा है, तो फिर ये तो डायामैग्नेटिक हो गया। दूसरा भी चेक कर लेते हैं इसके साथ में ही, इसके साथ में दूसरा यट्रबियम YB70। अच्छा यट्रबियम 70 है, वो कहां जाएगा? जीनन 6s2 और 4f14। ये है देखो 54 और 2 56 और 14 70।
कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर किसकी बात कर रहा है, +2 की। यट्रबियम +2 के अंदर क्या बचेगा, जीनन। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आपके 6s से, और 6s से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब क्या बच गया यहां पर, 6s में 0, 4f में 14, 6s में 0। बताइए डायामैग्नेटिक हुआ कि पैरामैग्नेटिक। ये भी क्लियरली पता चल रहा है कि डायामैग्नेटिक है। वैसे तो पहले ही ऑप्शन में सॉल्व हो गया, पहले ही ऑप्शन में कुछ बचा ही नहीं। फिर भी मैं तो कहता हूं कि आपको आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके और चेक करने चाहिए, क्योंकि नहीं पता था हमें। चलो एग्जाम में अगर ये पहला ही ऑप्शन मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर हमें तो चेक करने पड़ेंगे। तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। सीरियम तो मैंने लिखा 58 होता ही है, ये तो आपको पता ही है, बात ही कर लिया। और यूरोपियम जो होता है वो होता है 63। अब आप 63 का कॉन्फ़िगरेशन भी यहां पर लिखेंगे तो ये 4f7 और 6s2, 4f7 6s2, क्योंकि यहां पर सीरियम +3 है। सीरियम +3 में क्या होगा, सीरियम +3 में 2 और एक 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर भी 4f में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये कहां लेके जाएगा, इसको पैरा पर लेकर के जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक पर लेकर के जाएगा। यहां पर यूरोपियम +2 से 2 इलेक्ट्रॉन 6 से निकालोगे तो क्या बचा, 4f7, और ये भी कहां ले गया, पैरा पर ले गया, है ना। नेक्स्ट इज आप बात करें गैडोलिनियम के बारे में, और गैडोलिनियम के बारे में और यूरोपियम। अच्छा यूरोपियम की तो बात मैंने कर ली पहली, 63, इसकी तो बात मैंने पहले ही कर ली कि 63 है, और गैडोलिनियम है ये 64, है ना। तो 63 और 64, 63 +3 में है यहां पर। अगर +3 में भी चला गया तो क्या होगा, 4f में 6 रह जाएंगे। ये देखो इसमें क्या रह गए, 4f में 6, फिर भी क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक ही हुआ। फिर भी डायामैग्नेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पर भी मैंने लिख दिया पैरा। हाँ यहां पर भी ये क्या हुआ, कलर चेंज करके लिख देते हैं पैरा। हाँ गैडोलिनियम की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, 4f7 और 5d में 1 और 6s में 2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 6s और ये 5d का 4f7 क्या हो गया, पैरा। ये भी पैरा हो गया, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसके बाद में आता है प्रोमीथियम और सिमेरियम। प्रोमीथियम और सिमेरियम है, ये 61 पे आता है और ये 62 पे आता है। ये 61 पे है और ये 62 पे है। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में जा सकते हो। 61 वाला ये 4f में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6s में 2। देखो एक बार चेक करना कितने हो गए, 54 और 54 और 2 56, 56 और 5 61, और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे तो 2 तो यहां से निकालोगे और एक यहां से, क्या रह गया, 4f में 4। अभी भी ये पैरा है, सब में जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, पहले पता है ना, पहले सबके अंदर 1 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। और अगर सिमेरियम की बात करें तो इसके अंदर क्या 62 नंबर है, 62 नंबर है, तो ये 4f में 6 हो गया, 6s में 2, +3 की बात कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 यहां से, 4f5, अभी भी पैरा है। तो वैसे तो आंसर है वो पहले ही चेक हो गया था, पर फिर भी हमारा सही आंसर क्या होगा, 1। हमने तो सबका चेक कर लिया। नेक्स्ट बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2NO। इन सबका कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, और आगे बोल रहा है कि एक रिएक्शन 2NO N2 + O2, ये गैसियस रिएक्शन है, 0.1 मोल पर लीटर ऑफ NO इज टेकन इन अ क्लोज वेसल, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा की बात कर रहा है कि अल्फा कितना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा आपको यहां पर Kc का वैल्यू नहीं गिवन है, ये Kc के एप्लीकेशन में हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम में, तो आप Kc पता कर सकते हैं क्या, बिल्कुल पता कर सकते हैं। Kc क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, और प्रोडक्ट क्या है, N2 और O2, N2 का कॉन्सेंट्रेशन, O2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NO की पावर 2। तो देखो क्या आ रहा है, ये N2 कितना हो गया, N2 है 3 × 10⁻³ O2 की कॉन्सेंट्रेशन 4.2 × 10⁻³ अपॉन, और NO की कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी है, 2.8 × 10⁻³ का स्क्वायर, यही हुआ 2.8 × 10⁻³ का स्क्वायर। मतलब आपके पास में 10⁻³ का स्क्वायर तो पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3 × 4.2 अपॉन
2.8। ये आप सॉल्व करेंगे 1.6 आंसर, 2.8 इंटू 2.8, ये 1.6 के आसपास का आंसर बनेगा इससे। अब देखें आप, अभी अल्फा आपको पता करना है, और अल्फा पता करना है तो केसी आपके पास में आ गया, ये केसी का वैल्यू है 1.6। और अब देखें ये रिएक्शन है आपके पास में 2NO से N2 प्लस O2, और इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 0.1 मोल पर लीटर, ये 0.1 है। अच्छा, कोफिशिएंट की बात करें तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। अब देखते हैं 0.1, और अब आप इक्विलिब्रियम पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पर आते हैं, एट इक्विलिब्रियम। ये क्या होगा, ये अगर स्टार्टिंग में आप क्या लिखते हैं, ए है तो ए माइनस ए अल्फा, तो 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा है ना। और भी मैं आसान कर दूं, 0.1 इंटू 1 माइनस 2 अल्फा कर दूं, तो उधर क्या हो जाएगा, आपके दोनों के दोनों वो 0.1 अल्फा और 0.1 अल्फा हो जाएगा, तो 2 अल्फा कर देता हूं और भी थोड़ा आसान हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। 2 अल्फा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है 2, है ना। ऐसे लिखता तो क्या लिखता, a माइनस एक्स 2x, तो वो क्या हो जाता x, और वो भी x, और x इक्वल टू a अल्फा हम लिखते ही हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, बस आपको केसी की फॉर्म में चला जाना है। केसी का फॉर्मेट N2 क्या है, 0.1 अल्फा, ये रहा। दूसरा क्या है, 0.1 अल्फा अपॉन 0.1 इंटू 1 माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर, 0.1 2 माइनस 1 माइनस 2 अल्फा का ये पूरे का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है 1.6। एक काम करो, 0.1 का स्क्वायर बन रहा है, 0.1 के स्क्वायर को मैं कैंसिल कर देता हूं, ये भी तो स्क्वायर बन के आएगा, ये 0.1 और ये 0.1। अब आपके पास में इसका भी हम एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद में क्या होगा, यहां पर ये बच जाएगा आपके, अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा बच जाएगा, अपॉन ये क्या हो गया 1 माइनस 2 अल्फा हो गया, और ये 1.6 का 1.26 के आसपास आएगा, ये आएगा। आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो करीब करीब 0.717, ये सॉल्व कर लेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर और अल्फा का वैल्यू पता करेंगे, 0.717 ये आंसर आएगा। ये आपका फोर्थ ऑप्शन में आंसर दे रखा है। नेक्स्ट, अ कंपाउंड X कंटेन 32% ऑफ A, मास परसेंट आपको गिवन है यहां पर एक तरह से, 20% ऑफ B एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ C, देन एम्पिरिकल फॉर्मूला, जबकि एटॉमिक मास A, B और C का गिवन है। एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करना है, A कितना गिवन है आपको 32%, 32%, B कितना गिवन है आपको 20%, और C कितना हो गया, C तो पता कर लेते हैं, C कितना हो गया 30, 20, 50, 52, 48%, 48%। अच्छा, मोल पता कर लो, कैसे पता करेंगे, अरे एटॉमिक मास आपको गिवन है तो मोल पता करना आसान है। मोल पता करने हैं, ए के मोल कितने हो गए 32 अपॉन एटॉमिक मास 64, बी का देखो 20 अपॉन 40, सी का देखो 48 अपॉन 32, कितना आ गया 0.5, ये भी कितना हो गया 0.5, और ये कितना आ गया 1.5। अब हम पता कर सकते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। जीरो 0.5 अपॉन 0.5, सब में जो मिनिमम यहां पर आपके पास में कोफिशिएंट बन के आ रहा है उससे डिवाइड कर दिया आपने, सॉरी ये 1.5 अपॉन 0.5 है, 1.5 अपॉन 0.5, ये कितना बना 1, ये कितना बना 1, और ये कितना बना 1.5। मतलब आपके पास में यही रेशियो बनेगा एम्पिरिकल फॉर्मूले का जो होगा, मतलब ए कितना होगा 1, बी कितना होगा 1, और सी कितना होगा 1.5। सिंप्लीफाई कर देते हैं, A2 B2 C3, तो यहां पर सॉरी कुछ गड़बड़ लिखा मैंने, ये 1.5 है और 0.5 अपॉन 0.5, तो A2 B2 C3, नहीं कुछ कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, तो 0.5 1
ए बी सी 1.5/5 बिल्कुल। हाँ, आंसर मैच नहीं कर रहा था। आंसर कैसे मैच करेगा, लिखा गलत था हमने थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर 0.5 ये यहाँ पर पता चल गया होगा आपको, मैंने कहां पर मिस्टेक की थी। 1.5/0.5 कितना आया, 3, 5 3 15 कैंसल, तो ए बी सी 3, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा। तो चेक करते कहां आ रहा है, सेकंड नंबर के ऑप्शन में ये मिल रहा है, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, द वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल टी जीरो डेल यू जीरो, और आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर डेल यू जीरो तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। चलो वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर बोल रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमोस्फियर टू 100 एटमोस्फियर। वैसे क्वेश्चन को एक बार देखें आप, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, एक्सपांशन का मतलब क्या, वर्क डन बाय द गैस, और आप साइन कन्वेंशन में पढ़ते हैं वर्क डन बाय द गैस मतलब डब्ल्यू नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द गैस या वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब डब्ल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब डब्ल्यू नेगेटिव में आना चाहिए, और वैसे नेगेटिव में एक ही आंसर दे रखा है, तो आंसर तो पक्का पता चल गया यहां पर। फिर भी फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10 में P1/P2, क्योंकि V2/V1 मतलब V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और P1/P2 मतलब P इनिशियल। ये P1 का मतलब क्या है, P इनिशियल, और ये क्या है, P फाइनल। बस आपको वैल्यूज यहां पर पुट करने हैं, तो माइनस 2.303, N का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू खुद ने ही बोल रखा है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और कैलोरी में ही आंसर है तो कैलोरी में ही पता करना है। T कितना है 298, और log 20/10 कितना हो गया, log 2, और log 2 का वैल्यू 0.3010, तो माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू log 2 बेस 10 में है, log 2 का वैल्यू 0.3010। हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस आपके, अब तो मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूं 413.14, इतना कैलोरी में आंसर आ जाएगा। तो आंसर तो वैसे देख के ही पता चल रहा था, पर फिर भी कैलकुलेशन तो हमें करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन था ये, सिंपल कैलकुलेशन थी। हाँ, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट, मोर सॉल्ट जानते ना आप, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2, इसको जब प्रिपरेशन करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, which of the following acid is added to prevent hydrolysis of Fe+2, Fe+2 के हाइड्रोलिसिस ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसके अंदर याद रखना है डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल when temperature changes from 27 to 57 डिग्री सेल्सियस। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पता करनी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको पता करनी है, और बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो के अकॉर्डिंग चेंज होती है, के आपका जो रेट कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, जो के है रेट कांस्टेंट वो करीब 2 से 3 टाइम्स तक बढ़ जाता है, फिर भी कैलकुलेशन पर्पस से हम मानते हैं कि डबल के आसपास बढ़ता है, और इसके लिए हमारे पास में के और एक्टिवेशन एनर्जी को कॉरलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, log K2/K1 इक्वल्स टू EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, यही बात कर रहा है। और यहां पर आपके पास में 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया, 300 केल्विन, और 57 का मतलब कितना हो गया, ये 30 ज्यादा ना इससे 30, तो 330 केल्विन, ये दो टेम्परेचर, केल्विन में ही पुट करना है टेम्परेचर को। तो अब आपके पास में log K2 कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स, क्योंकि मैंने कहा कि जो R है कि सर यहां पर तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन है वो K के साथ ही चलता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जैसे जैसे K चेंज होगा वैसे वैसे रेट चेंज होगी। R इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप लिखते हैं, तो K और R को एक तरह से हम लिख रहे हैं यहाँ पे
तो K2 मतलब कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया अपॉन 1, ऐसे लिख देता हूं डायरेक्टली, इक्वल्स टू EA, तो पता ही करना है 2.303, अच्छा R का वैल्यू क्या है 8.314 इंटू 8.314, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, मतलब T1 इंटू T2, तो नीचे लिख देता हूं 300 इंटू 330 और 330 माइनस 300, सिंपल और भी हो जाएगा। तो आपके पास में log 4 और log 4 का वैल्यू मतलब log 2 की पावर 2 0.6 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 30 अपॉन 300 इंटू 330, ये तो 10 बार कैंसिल हो गया सीधा ही। अब EA पता करना है, EA के लिए क्या हो गया आपके पास में 0.6 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 और इंटू 330, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। यही हुआ, ऊपर ये वैल्यू इधर पहुंच गई और ये सारी कैलकुलेशन करेंगे आप, तो देखो मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर देता हूं, कंप्लीट कैलकुलेशन तो आप ही करेंगे। ये कितना हो गया 3300, 3300 इंटू, ये करीब करीब 20 के आसपास की वैल्यू बनती है, और 20 को मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा, करीब करीब 12 बन जाएगा। 20 इंटू 0.6 तो 120 मतलब 12 इंटू 3300 करेंगे तो ये 2 0 और 12 36, 36 और 3 39, इतने जूल बन जाएगा। क्योंकि आर का वैल्यू है वो जूल में ही दे रखा है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, तो यहां पर आप देखो कितना हो गया किलो जूल में 39.6 किलो जूल। इसके आसपास का कोई आंसर है वो चेक कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है 38.04। तो ये जो आपका आंसर है ये तो मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके किया है, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है इसलिए ये आ रहा है। वैसे भी आप देख करके पता कर ले कि इतना बड़ा गैप आ रहा है आपके आंसर में, इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो फिर यहां पर तो और भी आसान है, कैलकुलेशन को आप अप्रोक्सीमेट पर ले जा सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो सही आंसर हमारा होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी क्या होंगे? देखो ये दे रखा है आपको OH और CH3, अगर आप इसका रिएक्शन PBr3 से कराते हैं, PBr3 से कराएंगे तो क्या होगा, अल्कोहल के यहां पर रिएक्शन करेगा और ये क्या बना देगा, ये बना दिया इसने CH3 और ये Br बना दिया। आगे अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा रहे हैं, और अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो केवल मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। और मेजर प्रोडक्ट तो आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल वाला ही बनता है, प्रोडक्ट तो और भी बन सकते हैं। तो यहां पर अल्कोहलिक KOH है वो यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा, देखो ये हटा यहां से Br, तो यहां से हटाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाना चाहिए वो क्या होगा CH3 और ये डबल बॉन्ड। देखो चेक करो, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन तो है वो आपका हो गया ये वाला, मतलब CH3 और Br, और सेकंड वाला मतलब फर्स्ट ऑप्शन है वही यहां पर सही है, इज द राइट आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।